नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास आप सभी का मैथ्स माउंट में स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, जो कि प्रतिशत का मेरा दूसरा क्लास है। और क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार गुजारिश है कि अगर मेरे क्लास से आप कुछ सीख पाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों को वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपया देता है तो विपणन पर खर्च कितना है। ठीक है, सवाल को समझिएगा कि एक कारोबार है साबुन का, जिसमें विपणन पर कितना खर्च होता है 10%। विपणन मतलब क्या होता है? विज्ञापन, मार्केटिंग, है ना। प्रचार प्रसार करने में 10% खर्च करना पड़ता है कारोबारी को। और कर्मचारियों के वेतन पर 65% खर्च करता है। और कच्चे माल जो खरीदता है उस पर 25% खर्च कर देता है। और बोल रहे हैं कि यदि व्यापारी को कुल वेतन 65,000 रुपया देता है, जितने व्यापारी काम करते हैं सबको मिला करके 65,000 रुपया उसको पेमेंट करना पड़ता है, तो विपणन पर यानी कि मार्केटिंग पर, विज्ञापन पर, प्रचार प्रसार पर खर्च कितना है ना। इन सबको जितना जितना परसेंट खर्च करता है ना, उन सबको मिला करके 100% हो जाएगा, है ना। विपणन पर 10% खर्च किया और सैलरी पर, वेतन पर कितना कर रहा है 65%, और 25% कहाँ करता है? कच्चे माल पर करता है। इन सब को जोड़िएगा तो 100% के बराबर हो रहा है ना। यहाँ लिखेंगे कुल वेतन पर खर्च, बिल्कुल आराम से बनेगा, है ना। कुल वेतन पर खर्च, बस देखते रहिएगा। 65% करता है, ठीक है। वेतन पर खर्च 65% है, तो विपणन पर कितना करता है? विपणन यानी मार्केटिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग, विपणन पर खर्च करता है 10%, है ना। अब देखिए, सवाल बनाने का कॉन्सेप्ट इसी प्रश्न में दिया हुआ है ना। ये साफ कर दिया है कि 65,000 रुपया उसको क्या करना होता है? वेतन देना होता है। तो इसको ऐसे बनाते हैं कि चूंकि 65% का वैल्यू जो है कितना है? 65,000 रुपया है, ठीक है। ये सवाल में दिया हुआ है, यही क्लू है, इसी से सवाल को हल किया जा सकता है ना। 65% के बराबर में क्या है? 65,000 है। परसेंट में 65% कहिए और पैसा में 65,000 कहिए, बात दोनों बराबर है ना। सवाल से यही निकल के आ रहा है। अब देखिए, 65% बराबर 65,000, इसलिए 1% बराबर 1% बराबर क्या निकालिएगा? 65,000 बटा में 65, है ना। ये क्या निकला? 1% का निकला। इसको हम लोग काट के 1,000 निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं। इसलिए अब क्या आपसे पूछ रहा है? विपणन पर पूछ रहा है ना। हम इसको इस तरह से क्यों बना रहे हैं? इस तरह से इसलिए बना रहे हैं कि बोला है कि विपणन पर खर्च बताइए, और विपणन का परसेंट हमको पता है ना। और यहाँ साफ साफ कर दिया कि 65% में वेतन देता है और रुपया में कितना देता है? 65,000 देता है। यानी कि 65% बराबर 65,000, इसलिए 1% बराबर 65,000 बटा में 65, इसलिए 10%, है ना। 10% क्या है? विपणन है, विपणन पर खर्च है, ठीक है। इसको समझिएगा। 10% क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विपणन का बात कर रहा है, और विपणन का परसेंट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है ना। यानी कि 65,000 के बटा में 65 और गुना में क्या? 10%। जितना का निकालना होता है उतना को यहाँ गुना कर देते हैं, ठीक है। हमको विपणन निकालना है, इसीलिए 10 से गुना, क्योंकि विपणन का परसेंट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम गुना क्यों कर रहे हैं? देखिए, 1% निकाले, यहाँ से काट करके इसको हम 1,000 भी लिख सकते थे, ठीक है। 65 से 65 कटेगा तो एक बार में जाएगा ये, और 3 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 1,000। 1,000 में 10 से गुना कर तो सीधा हो जाता है। लेकिन इसको ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर चीज को जानना है। 10% क्या है? विपणन पर खर्च है, इसलिए 10% का निकाल दिए हैं। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1,000 निकला और गुना में 10 कर लीजिए, यानी कि 10,000 रुपया, ठीक है। इस कारोबार का सारा खर्च बताया हुआ था कि 10% विपणन पे खर्च करता है और 65% वेतन पे खर्च करता है, और 25% कहाँ करता है? कच्चे माल पर खर्च करता है, ठीक है। इस तरह से उसका 100% पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज साफ साफ किया है, यही चीज अगर नहीं देता ना, सवाल को बनाना मुश्किल हो जाता है। ये दे दिया है कि यदि व्यापारी जो है कुल वेतन 65,000 रुपया देता है, व्यापारी क्या करता है? 65,000 रुपया वेतन देता है, और परसेंट में कितना देता है? 65%, और रुपया में कितना देता है? 65,000। बस यहीं से हमको कॉन्सेप्ट मिल गया। और लिख लिए चूंकि 65% बराबर 65,000, तो इसलिए 1% बराबर 65,000 बटा में 65, इसलिए 10% बराबर 10%। क्यों? क्योंकि विपणन क्या है? 10% है ना। और विपणन हमको निकालना है, इसीलिए 10% बराबर 10,000 रुपया निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है, एक चुनाव के 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले
और वह 100 मतों से हार गया, चुनाव में कुल मतों की संख्या बताएं। ठीक है, क्या सवाल कर रहा है कि दो प्रत्याशी हैं, एक को 40% मिलता है तो क्या होता है 100 मत से हार जाता है। ठीक है, तो चुनाव में आपको क्या करना है, कुल मतों की संख्या बताना है। बात समझिएगा कि चुनाव में कितने प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी हैं, एक पहला हो गया एक दूसरा हो गया। ठीक है, पहला को कितना मिल रहा है 40% मिलता है, तो हम समझ सकते हैं कि क्या होता है ना कि 40% अगर एक को मिला है तो दूसरा को क्या मिला होगा 100 माइनस 40 यानी कि 60% दूसरा को मिला होगा। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है कि कुल मत जो है, कुल मत क्या होगा 100% होगा। कोई भी चीज अपने आप में पूरा कब होता है, जब 100% के बराबर होता है तब। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ राशि है दो व्यक्ति के बीच में बांटना है, अगर किसी को 40% आप दे देते हैं तो आपके पास शेष कितना बचा हुआ देने के लिए, 60% आपके पास शेष बचा हुआ है दूसरे को देने के लिए। तो ठीक वही प्रश्न है कि यहाँ पहले वाले प्रत्याशी को 40% मिल जाता है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा 60%। 60% कैसे आता है, तो 100% में से 40% को घटाने पर 60% आता है। 100% से 40% हम क्यों घटाएंगे, क्योंकि कुल जो मत होगा 100% के बराबर होगा। ठीक है, प्रतिशत पढ़ते हैं तो 100 जो है बेस है, 100 को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। हर चीज जो होगा 100 पर ही आधारित होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं 100 के बारे में, यानी प्रतिशत के बारे में। ठीक है, इसको साफ साफ हिंदी में लिख सकते हैं, है ना, कि देखिएगा यहाँ 12 लिखेंगे, हारे हुए प्रत्याशी को मिले मत। ठीक है, बराबर 40% हारे हुए को मिला है, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, जीते हुए प्रत्याशी को मिले मत। ठीक है, कितना होगा 100 में से 40 को घटाने के बाद में 60%। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए, ये 100 मतों से हार जाता है, ये जो है 40% जिसको मिला है क्या होता है 100 मत से हार जाता है, यानी कि इसके मत से इसका मत जो है 100 कम होगा। इन दोनों के बीच में 100 का अंतर दिख रहा है ना। अगर कोई हारता है या जीतता है तो उनके बीच में वोटों का फासला होता है ना, कि ये 400 वोट से जीत गए, यानी कि अगर कोई 400 वोट से जीत जाता है तो उसका जो विरोधी पार्टी है उसको 400 वोट कम मिला होगा, तभी तो जीता है। अगर इसके और इसके बीच में वोट हुआ है और ये क्या होता है 100 वोट से हार जाता है, पहला जो है 100 वोट से हार जाता है, यानी कि दूसरा जो व्यक्ति होगा उसको 100 वोट ज्यादा मिला होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिएगा कि इसको 400 वोट अगर मिलता है, समझने के लिए सवाल में ऐसा नहीं दिया है, अगर पहले को 400 वोट मिलता है तो दूसरे को कितना मिला होगा 100 वोट ज्यादा है, यानी कि 500 वोट मिला होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, पहला का 400 तो दूसरा को 500, अगर पहला को 1000 तो दूसरा को 1100। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मतों के बीच में कितने का अंतर है, कितने मत का अंतर है 100 मत का। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर, दोनों के मतों का अंतर ऐसा लिखिए, है ना, मतों का अंतर, मत का अंतर ज्ञात कीजिएगा, इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, और मत में अंतर कितना है, मत की संख्या यानी कि 100 का बात कर रहे हैं हम, ये तो प्रतिशत का है और ये क्या है एग्जैक्ट मतों की संख्या है। ये देखिए मत का प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत का अंतर बराबर जो मत का अंतर है रियल में, सही संख्या में, है ना, जो रियल में मतों का अंतर है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 60 में से 40 जाता है तो कितना बचता है 20, और प्रतिशत यानी कि 20% के बराबर 100 है ना। 100 मत की संख्या कितना प्रतिशत के बराबर, 20% के बराबर। समझने वाली बात है कि 20% के बराबर 100 मत है ना, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कुल मतों की संख्या 100% का मान बताना है, यानी 20% का 100 है वैल्यू, तो 100% का कितना होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और साफ साफ यहाँ से लिखते हैं, है ना, 20% बराबर कितना 100, यानी कि 20% का वैल्यू है 100 के बराबर, 20% मत कितना है 100 की संख्या में। ठीक है, तो 1% बराबर 100/20 हो जाएगा, और इसीलिए 100% बराबर। अब 100% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुल मतों की संख्या बताना है, और कुल मत अपने आप में क्या होता है 100% के बराबर होता है। ठीक है ना, कोई भी चीज अपने आप में पूरा कब होगा, जब वो 100% के बराबर होगा तब, है ना। तो 100% बराबर यानी कि 100/20 और गुना में क्या 100। ठीक है, 20 पंजा 100 और निकल के कितना आया 500, यही आंसर हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितना निकला
कुल मत क्या होगा 100% के बराबर होगा और 100% का वैल्यू निकला 500। इसलिए हम जानेंगे कि चुनाव में कुल मतों की संख्या कितना था, 500 था, है ना। अब देखिए यदि 500 कुल मत था तो इसको कितना मिला होगा, पहला को 500 का 40% निकाल सकते हैं, 500 का 40%, 500 का 40%, ठीक है, 0000 काट दीजिए, यानी 520। इसको 200 मत मिला है, इसको कितना मिला होगा, 300 मिला होगा। 300 और 200 मिलाकर क्या होता है, 500 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को इसी तरह से बिल्कुल समझ करके बना लेंगे, है ना। दिया क्या है कि हारे हुए प्रत्याशी को कितना मिलता है, 40%, तो जीते हुए कितना मिला होगा, 60%। ये तो सोचने वाली बात है, 100% पर ही काम होता है, ठीक है। एक को 40% मिला, दूसरे को 60% मिला। अब ये बोल रहे हैं कि हारने वाला जो व्यक्ति है 100 मत से हार जाता है, यानी कि हारने वाले और जीतने वाले में वोटों की संख्या का क्या अंतर है, कितने वोट का अंतर है, 100 वोट का अंतर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या कि एक प्रतिशत में अंतर बराबर वोटों की संख्या में अंतर, है ना। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 20% निकल के आया। 60 में से 40 जाएगा तो 20%, और 20% का वैल्यू कितना है, 100 वोट के संख्या के बराबर है। तो 20% बराबर 100, तो 1% बराबर 100/20, इसीलिए 100% बराबर 500, है ना। अब 100% बराबर क्यों, क्योंकि कुल मतों की संख्या जो होता है 100% के बराबर होगा, है ना। देखिएगा एक और तरीका है इसको बनाने का। मान लीजिए कि माना कि कुल मत क्या है, माना कि कुल मत x है ना। कुल मत कितना है, x है। अब x का 40% पहला को मिलता है, यानी कि ये देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। दोनों को मिला करके क्या होता है, कुल मत निकल के आता है, जो कि x के बराबर आता है, ठीक है। अब पहला व्यक्ति को x का 40% मिलता है, यानी कि x का 40%, और परसेंट के लिए नीचे में 100 कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा को कितना मिला होगा, दूसरा व्यक्ति को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा, x का 60%, यानी कि x का 60% इसको मिला होगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे आपस में, है ना। जो हारा है उसको भी बराबर करना है, जो जीता है उसको भी बराबर करना है, ठीक है। यानी कि दोनों के मतों की संख्या को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करके देखते हैं क्या करना होगा ताकि बराबर हो जाएगा, इस बात को सोचिएगा। ये जो 40% मत पाया है व्यक्ति, क्या किया है, 100 वोट से हार गया है, यानी कि इसके पास जो हार गया है उसके पास 100 मतों की संख्या और होती तो पहला व्यक्ति जो है 40% वाला हार पाता, दूसरा से नहीं होता। यानी कि दोनों बराबर होता है, चुनाव को क्या करना होता है, फिर से कराना पड़ता है ना, कि दोनों तो बराबर बराबर ला लिए, किसको हराया जाए और किसको जिताया जाए, है ना। अगर इसके पास 100 वोट होता तो क्या होता है, इससे हारता नहीं, इसके बराबर में हो जाता है। हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए दोनों को बराबर करेंगे पहले, ठीक है। दोनों को बराबर कर लेंगे, उसके बाद इसको आगे हल करते हैं। तो देखिएगा इसको आगे हल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट लेंगे यहाँ, है ना। 1 0 से 1 0 यहाँ काट लेंगे, यानी 4x/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x/10, और प्लस में 100 हो जाएगा, और बराबर में 6x/10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इधर से देखिएगा, अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ कर लेंगे और अंक को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो 6x/10 जो है इसके साइड में 4x/10 को भेज दीजिए, 4x/10 को भेज दीजिए, और बराबर में कितना लिख लीजिएगा, 100 को लिख लीजिएगा, है ना, इस तरह से। और इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6x/10 4x/10, यानी घटेगा तो 2x/10 निकल के आएगा, है ना। और बराबर में क्या निकलेगा, 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, x से इसको हल कर लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखिएगा तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x/10 बराबर 100 है, तो x बराबर हो जाएगा 100 गुना में 10/2, है ना, जो कि ये कटेगा 50 बार में। ऊपर से कितना बार में कटा, 100 50 बार में, और 50 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है, 500 आता है, ठीक है। तो ये रहा दूसरा तरीका, ऐसे इसको बना लेंगे। क्या किए कि कुल मत मान लिए, कुल मत x है, तो पहला को कितना मिला होगा, x का 40%, तो x का 40% कितना होता है, 4x/10 होता है। और क्या करना है, इन दोनों को आपस में बराबर करना, ना तो किसी को हराना है ना ही किसी को जिताना है। ऐसे बनाने के लिए यही करते हैं कि एक बार बराबर करके खुश कर देते हैं दोनों को, ताकि हारने वाले को दुख न लगेगा कि हम हार गए हैं, है ना। तो 100 वोट इसमें जोड़ दिए, यानी कि 100 वोट इसमें कम पड़ रहा था, इसमें 100 वोट जोड़ दिए, तो ये दूसरा पार्टी के बराबर हो गया, ठीक है। इस तरह से x को एक साथ करके और अंक को अकेले करके हल किए, तो निकल के आ गया x का वैल्यू कितना, 500, जो कि कुल मतों की संख्या है 500। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल दिया हुआ है, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आराम से बनेगा। मानिएगा कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। ऐसा हम लोग को मानना पड़ेगा, यानी कि लड़का की संख्या x और लड़की की संख्या y, ठीक है। प्रश्नानुसार सवाल में बोला है कि लड़कों का 10%, ठीक है, यानी कि x का 10%, 10/100 लिखेंगे, क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या के 1/4 के, ठीक है, यानी कि y के 1/4 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए लड़का और लड़की को हम बराबर किए, क्या बोला था कि लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 से बराबर है, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे क्या कर लेंगे, 1 0 से 1 0 काटिए, यानी कि x/10 है यहाँ पे, और इधर क्या है, y/4 है, ठीक है, इस तरह से है। अब क्या करेंगे हम लोग, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 4x हो जाएगा और बराबर में 10y हो जाएगा। x बराबर आपको क्या निकलना चाहिए, 10 दिखना चाहिए, यानी कि x बराबर y को हम छुपा लेते हैं, तो y बराबर क्या हो गया, सॉरी x बराबर आपको दिख रहा होगा, x बराबर आपको दिख रहा होगा 10, है ना, यानी कि x के बराबर में 10 और y के बराबर में 4, ठीक है, यानी कि x बराबर 10 और y बराबर में 4, ठीक। तो x अनुपात y बराबर 10:4, इसका यही आंसर है, ठीक है। अगर ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां से देखिएगा, एक और भी तरीका है इसको दिखाने का। देखिए x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x को y के साथ मिलाएंगे, 1/4 के गुना में है y और बराबर के इस तरफ यानी x तरफ भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना, तो यानी कि x/y हो जाएगा, ठीक है। क्या किए हम, x के पास में बुलाए y को, और यहाँ पे 1/4 के साथ y क्या है, गुना के रिलेशन में है, तो बराबर की इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा और x के नीचे में आ जाएगा, x/y हो जाएगा। और इधर क्या बचा है, सिर्फ 1/4 बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन x भी 1/10 को उधर भेजता है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि x/y बराबर 10/4, ठीक है, 10/4, तो यही निकल जाएगा x और y का अनुपात, ये जो भिन्न में होता है यही अनुपात होता है, तो x अनुपात y बराबर हम लोग लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 10:4, बस यही आंसर है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको समझ में आए उसको लिखिएगा। 4x बराबर 10y में x बराबर 10 लिखते हैं, y बराबर 4 लिखते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है ना, ऐसे भी होता है। लेकिन अगर जिसको यहाँ समझ में नहीं आता है वो क्या करेंगे, इसको x/y कर लेंगे, x के नीचे में y को बुला लेंगे। क्यों बुला रहे हैं y को, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, गुना में है, और क्या करते हैं हम x y वाले को एक साथ करते हैं और अंक वाले को एक साथ करते हैं, ठीक है। तो x के नीचे में y चला आएगा, यानी कि x/y हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, 1/4 बचा था, और 1/10 को बराबर की इस तरफ भेजते हैं तो 10/1 हो जाएगा। इस तरह से 10/4 निकल के आ गया, जिसमें x का वैल्यू क्या है, 10 है, y का वैल्यू क्या है, 4 है, और इसको अनुपात में लिखेंगे तो 10:4 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिएगा कि 1000 रुपए की एक पंखे की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% घटा दी जाती है, कुल वृद्धि या कमी बताएं, ठीक है। पंखा का जो दाम था उससे क्या होता है, बढ़ाने और घटाने के बाद में क्या होता है, पंखे के दाम में वृद्धि हो जाता है या पंखे के दाम में कमी हो जाता है, आपको यही चीज बताना है, ठीक है। तो बना लेंगे इसको 2 तरीका से बताएंगे, लेकिन पहले लॉन्ग मेथड देखिए, है ना। पंखे का लिखिएगा कि पंखे की सही कीमत 1000 रुपया है, ठीक है ना। पंखे का सही दाम कितना है, 1000 रुपया है, ठीक है। अब लिखेंगे कि 10% बढ़ाने के बाद 10% बढ़ाने के बाद में पंखा का कीमत क्या होता है, इसको देखिएगा। यानी कि 1000 रुपया था, अब इसको बढ़ा करके क्या किया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है। जब वृद्धि होगा तो 110% लिखिएगा, है ना, 110/100। अब देखिए यहां समझिए 110 क्यों हुआ, 10% बढ़ाने के बाद में 110 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो होता है ऑलरेडी 100% के बराबर होता है, ठीक है। ये जो 1000 रुपया है 100% के बराबर है, ठीक है। अब 10% इसमें बढ़ाइएगा तो 100 + 10 नहीं कीजिएगा, 100 + 10 कर लेंगे तब जाके 110% हो जाएगा, ठीक है। अगर 100% का कमी होता तो 100 में से क्या करते, 10 को माइनस कर लेते, यानी कि 90% निकालते, ठीक है।
तो इस बात को ध्यान देना है कि जब भी कभी वृद्धि का बात किया जाए, है ना, बढ़ाने की बात की जाए, तो 100 पर ले जाकर के उसको जोड़ दीजिएगा। अगर कोई बोल दे कि 10% का वृद्धि, तो 110% निकालेंगे। अगर कोई बोले कि 20% का वृद्धि होता है, यानी कि 100 में 20 को जोड़ देंगे, 120% कर देंगे। जितना वृद्धि 100 पर ले जाकर के जोड़ेंगे और जितना कमी 100 में से उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो इस तरह से वृद्धि के बाद में इसका दाम निकालिए। 100 से क्या करेंगे, 00 काट लेंगे। अब यहाँ कितना निकला, 11 लिख लेंगे और 00, यानी कि 1100 रुपया हो जाता है। जब पंखे के दाम में 10% की वृद्धि की जाती है तो पंखा की कीमत कितना हो जाता है, 1100 रुपया। अब दुकानदार क्या करता है, 1100 रुपया में उस चीज को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश क्या करना पड़ता है, उसको 10% घटाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा कि पुनः 10% घटाने के बाद 10% घटाने के बाद का कीमत है। ठीक है, अब देखिए बढ़ाया गया था तो कितना पैसा हुआ था, 1100 रुपया हो गया था। ठीक है, शायद हो सकता है कि इसका सेलिंग नहीं हो रहा हो कि 10% बढ़ा दिया है, तो इसको क्या करना पड़ा, 10% कम करना पड़ा। ठीक है, तो 10% कम करेगा तो 1100 से 10% कम करना होगा। इस बात को ध्यान से सुनना है, 1100 से 10% कम कीजिएगा, ना कि 1000 के पास जाइएगा। दाम बढ़ा करके कितना किया गया, 1100 रुपया किया गया। तो अब यदि कम करेगा तो कहां से कम करेगा, जितना बढ़ाया हुआ दाम है उसमें से कम करता है। कोई भी दुकानदार किसी भी वस्तु का दाम अगर बढ़ा देता है, ठीक है, अगर फिर से उसको कम करना पड़े तो कहां से कम करेगा वो, न कि 1000 पे बल्कि 1100 से उसको कम करना पड़ेगा। यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य में से उसको क्या करना है, छूट देना है, कम करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 10% घटा रहा है तो 1100 का 90% निकालिएगा। ठीक है, 10% घटाने का मतलब हम क्या बताएं, 100 में से 10 को घटाइए यानी कि 90%। ठीक है, वही 90% हम यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन पैसा क्या है, 1000 नहीं है, 1100 रुपया। ठीक है, अब 00 काट लीजिए, 1199 यानी कि 990 रुपया आया। ठीक है, अब देखिए एक बार क्या हुआ कि दाम जब बढ़ा देता है 10% तो 1100 रुपया में सामान बेचने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब फिर से उसको क्या करना पड़ता है, पंखे के दाम में 10% कमी करना पड़ता है। यदि कमी करता है तो उस पंखे का दाम कितना निकल के आ जाता है, 990 रुपया। ठीक है, अब ये आदमी पंखा को कितना में बेच रहा है, 990 रुपए में बेच रहा है। तो आपको बताना है कि कुल वृद्धि या कुल कमी बताइए। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि इसको क्या होता है, घाटा होता है कि फायदा होता है। कितना में पंखा बेचेगा, अब 990 रुपए में बेचेगा तो कितना कमी हो रहा है, तो यहाँ से निकालिएगा कुल कमी। हम देख रहे हैं कि कमी हो रहा है क्योंकि ये 990 रुपया का पंखा बेचना पड़ रहा है इसको, जबकि बेचना कितना था, 1000 रुपए में बेचना था। यानी कि इसको क्या होता है, ये घटाने और बढ़ाने के चक्कर में इसको 10% का नुकसान हो जाता है ना, 10 रुपया कम पे बेचना पड़ता है। तो हम क्या निकालेंगे, कुल कमी। और कुल कमी कैसे निकालेंगे, 1000 रुपया में से, यानी कि पहले के दाम में से 990 रुपया को घटा देंगे, यानी कि 10 रुपया का इसको क्या होता है, कुल कमी हो जाता है। यही आंसर है, कितना कमी, 10 रुपया का कमी हो जाता है इसको। ठीक है, बात को समझना है। पंखे का सही कीमत 1000 रुपया था, 10% बढ़ाया गया, सोचा कि ज्यादा कमा लेते हैं, यानी कि 1000 का 110% निकालें। 110% के निकालेंगे, जब भी कभी वृद्धि बोलेगा तो 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे ले जाकर के 100 में, है ना। 100 में वृद्धि को हमेशा जोड़ा जाता है, 20%, 25%, 30% जो भी हो 100 में ले जाकर के जोड़ देते हैं। तो 110% निकाले तो 1100 रुपया हो गया। अब क्या करना पड़ा, 1100 रुपया करने के बाद में इसको 10% घटाना पड़ता है किसी कारणवश। ठीक है, तो 10% घटाएगा तो 1100 का 90% हो जाएगा, है ना। अब जो घटाना पड़ता है तो बहुत लड़के सोचेंगे कि 1000 पर 10% बढ़ाए थे तो 1000 पर ही ना 90% निकालेंगे, ऐसा कभी नहीं किया जाता है। इसको बनाने के लिए एक ट्रिक भी होता है, तो इस ट्रिक को देखिएगा। बिल्कुल सिंपल ट्रिक होता है ना, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटा में 100। ठीक है, और इधर बाहर में प्रतिशत होता है। ठीक है, अब देखिए x क्या है, पहला प्रतिशत है, और y क्या है, दूसरा प्रतिशत है। ठीक है, अगर आपको घटाना ना पड़ता हो, है ना, माइनस नहीं करना हो, तो क्या करेंगे, प्लस चिन्ह रखेंगे। अगर कहीं घटाना पड़ता है तो उसके लिए माइनस चिन्ह कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रश्न को देखिएगा हम कैसे बनाएंगे। क्या किया है, 10% पहले बढ़ाया है, फिर 10% क्या किया, घटा दिया है। बस दो ही चीज हम उठाएंगे और बाकी कुछ नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो देखिए 10% बढ़ाया है तो 10 को प्लस में लिखेंगे, और 10% घटाया है यानी कि 10 को माइनस में लिखेंगे, घटाने वाले को माइनस में। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, और 10
गुना में -10। ठीक है, जो घटाया जाता है उसको माइनस में रखते हैं और नीचे में क्या 100 लेना होता है। ठीक है, देखिए प्लस माइनस तो ये खत्म हो जाएगा, है ना, यहाँ प्लस है ये माइनस है तो ये कट गया आपस में। अब क्या होगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि -1। ये क्या आया प्रतिशत आया। ठीक है, यानी कि इसको कमी हो रहा है कितना 1% का कमी हो रहा है। लेकिन हमको क्या निकालना है, प्रतिशत कमी नहीं निकालना है, हमको प्रतिशत में पैसा निकालना है। ठीक है ना, कुल वृद्धि या कुल कमी बताना है। तो -1% का मतलब क्या हुआ कि घटा हुआ है उसको। तो चलिए 1000 का 1% निकाल लीजिए, है ना, 1000 का 1% निकालिएगा 1%, तो कितना होगा 10 निकल के आ जाएगा, है ना, यानी कि 10 रुपया का उसको कमी हो रहा है। ठीक है, 10 रुपया क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 10 रुपया कमी क्यों लिख दिए हम सीधा सीधा, क्योंकि माइनस में है, माइनस में इसलिए कमी लिखना पड़ा हमको। 10 रुपया के यहाँ वृद्धि भी हो सकता था, 1% निकाले हैं तो ये कमी और वृद्धि दोनों में आ सकता है, लेकिन चिन्ह देखना होता है कि प्लस का है कि माइनस का है। तो 1% कमी हो रहा है, इसीलिए 1% का वैल्यू कितना होगा 10 रुपया के बराबर, है ना, तो यानी कि 10 रुपया का कमी हो रहा है इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा जो प्रश्न है पिछले प्रश्न पर ही आधारित है। तो एक पुस्तक का मूल्य 400 रुपया है, पहले मूल्य को 5% बढ़ा दिया जाता है, पुनः 10% बढ़ाना पड़ता है ना, तो कुल वृद्धि बताइए। सबसे पहले इसको ट्रिक पे बनाकर दिखा देते हैं, x + y + xy और बटा में 100। ठीक है, ये क्या होता है प्रतिशत। देखिएगा x के जगह पे पहला प्रतिशत यानी कि 5 और y के जगह पे दूसरा प्रतिशत यानी कि 10 और प्लस में क्या 5 गुना 10, xy का मतलब हुआ x गुना y, है ना, और बटा में क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, ये जो निकल के आएगा क्या निकल के आएगा प्रतिशत में निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या निकलेगा प्रतिशत में निकलेगा। यहाँ से इसको जोड़ दीजिएगा, ये तो कटेगा, 5 × 10 = 50 होता है, 50 × 100 होता है 2 बार में, है ना, तो यहाँ से निकलेगा 15 और प्लस में 1/2, यानी कि 15 दूना 30, 30 और 1 31, 31/2% निकल के आया। ठीक है, ये देखिए प्रतिशत में निकल के आया, इसको मूल्य में चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मूल्य में चेंज कैसे करेंगे, तो लिखिएगा कुल वृद्धि बराबर, मूल्य में चेंज करने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे कुल वृद्धि बराबर, तो 400 का 31/2। ठीक है, और प्रतिशत भी साथ में, इसके लिए प्रतिशत के लिए भी नीचे में क्या होगा 100 से गुना। ठीक है, यानी किसी भी प्रतिशत के नीचे क्या होता है 100 होता है ना। 10% को कैसे लिखते हैं 10/100 लिखते हैं। इसी तरह से 31/2% को कैसे लिखेंगे 31/2 गुना में 100। ठीक है, 00 से 00 काटिए, 2 से इसको काटिए 2 बार में। ठीक है, 31 दूना 62। ठीक है, यहाँ से क्या निकला, पैसा कितना अधिक लग रहा है, कुल वृद्धि कितना हो रहा है, तो 62 रुपया का वृद्धि हो रहा है ना। तो इस तरह से कुल वृद्धि निकल के आ गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पे कैसे बनाएंगे उसको भी देखिएगा। पुस्तक का मूल्य क्या है, पुस्तक का मूल्य 400 रुपया है ना, और 5% का वृद्धि होता है, तो 5% के वृद्धि के बाद 5% के वृद्धि के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा 400 का 5% बढ़ाना है ना, यानी 100 पर 5 जोड़ दीजिए 105%। ठीक है, 00 से 00 काट दीजिए तो 420 निकल के आ जाएगा। जब पुस्तक के दाम में 5% का वृद्धि कर दिया गया है तो 420 रुपए का पुस्तक हो गया। उसके बाद में भी क्या किया जाता है, अब पुनः एक बार फिर से 10% का वृद्धि किया जा रहा है, 10% के वृद्धि किया जाता है ना। तो 10% के वृद्धि होगा, यानी कि बढ़े हुए दाम पर ही फिर से इसको 10% का वृद्धि करना पड़ा। और 10% वृद्धि का मतलब क्या बताए हैं 100 पर 10 जोड़ के, यानी कि 110, और परसेंट के लिए नीचे में 100, 10 से 10, 10 से 10, इस तरह से हम लोग काट दिए हैं। और 11 दूना 22 हो जाता है, और 11 चौक 44 और 2 46, यानी कि 462 रुपया का क्या हो गया, अब किताब मिलने लगा है। 400 रुपए की किताब को पहले बढ़ाया दाम जब 5% तो 420 का मिला। अब दूसरा बार जब किताब का दाम 10% और बढ़ा दिया तो 462 हो गया है ना। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, कुल वृद्धि। कुल वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, नए दाम में से पुराने दाम को घटा लेंगे, है ना, यानी कि 462 में से 400 को घटा लेंगे, निकलेगा कितना 62 रुपया। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा।
तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि लॉन्ग मेथड जानना बहुत जरूरी होता है। लॉन्ग मेथड नहीं जानिएगा तो शॉर्टकट वाले को कब भुला जाइएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए लॉन्ग मेथड जानिए, किसी चीज के तह तक पहुंचिए, जड़ तक पहुंचिए, है ना। तो इस तरह से आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर आज की क्लास से आपको कोई लाभ होता है, कुछ सीख पाते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।